हेलो दोस्तों, आज फिर से वीआईपी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज 10th क्लास का चैप्टर नंबर 4 जो विद्युत धारा है, आज उसके ऊपर इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम लोग बातचीत करेंगे जो एग्ज़ाम से एकदम रिलेटेड होगा। और हम चाहेंगे कि वीडियो आप लोग पूरा देखें ताकि आपको एकदम टॉपिक में जो भी आपके ऑब्जेक्टिव होंगे वो एक भी नहीं छूटेंगे, ये हमारी गारंटी है। अब आप लोग को सबसे पहला इसमें एक टॉपिक आता है, चार्ज क्या होता है, आवेश क्या होती है। तो आप सिंपल बात समझिए कि अगर कोई मटेरियल या अगर कोई पदार्थ, यदि कोई पदार्थ है और उस पदार्थ से अगर हम उसके अंदर में पदार्थ में क्या होते हैं, तो पदार्थ में प्रोटॉन होते हैं और उसके पास इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो अगर किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया गया, यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग करा दिया गया, तब हम उस मटेरियल को कहेंगे कि वो धन आवेशित हो गया। धन आवेशित अर्थात क्या हुआ कि अगर किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जा रहा है, त्याग कर रहा है, तो वो धन आवेशित हो जाएगा। और यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन अगर कोई ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण कर रहा है, तब हम उसे कहेंगे क्या, ऋण आवेशित। ऋण आवेशित कहेंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, तो ऐसी परिस्थिति में हम उसे धन आवेश और ऋण आवेशित कहेंगे। और अगर किसी मटेरियल में जितने प्रोटॉनों की संख्या यदि उतनी ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो वो पदार्थ उदासीन हो जाएगा। उदासीन हो जाएगा। यदि आपके ऑब्जेक्टिव में ऐसा लिखा मिले, यदि किसी पदार्थ के परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि समान हो, तो बताइए वो पदार्थ कैसा होगा, धन आवेशित, ऋण आवेशित या उदासीन। तो आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए, उदासीन। उसके बाद यदि पूछेगा कि अगर किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई है, तो कम कब हो जाती है, जब कोई त्याग करता है, तो पदार्थ कैसा हो जाएगा, धन आवेशित। यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया है, तो इसका मतलब वो कैसा हो जाएगा, ऋण आवेशित। ठीक है। अब ये आवेश जो हम आवेश के बारे में हम लोग समझ गए, इसी पर आवेश दो प्रकार में बढ़ जाते हैं, जब धन आवेश और ऋण आवेश। लेकिन इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट भी बात है। हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी पदार्थ होता है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के कारण बना हुआ होता है, तो उसके द्रव्यमान की डिपेंडेंसी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के कारण से होते हैं। अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन अगर चला गया, तो इसका मतलब इसका द्रव्यमान भी कम हो जाएगा, द्रव्यमान भी कम हो जाएगा। और जिसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, वो पदार्थ जो होगा उसका इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के कारण उसका द्रव्यमान अधिक हो जाएगा, द्रव्यमान अधिक हो जाएगा। अब इस आवेश के बारे में आप लोगों ने समझ लिया कि आवेश होता कैसे। तो किसी भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकल जाना या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, इन दोनों ही परिस्थिति में पदार्थ आवेशित हो जाती है। और अगर पदार्थ आवेशित होती है, तो इसका एकदम कंफर्म बात यह हो गया कि जिसने त्याग किया है वो धन आवेशित और जिसने ग्रहण किया वो ऋण आवेशित। अब सिंपल बात है कि किसी भी पदार्थ को आवेशित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या, तो सबसे अच्छा तरीका है, उसका सबसे आसान तरीका है घर्षण। कोई अकेला पदार्थ अपने आप आवेशित नहीं हो सकता है, उसे दो पदार्थों की आवश्यकता होगी। दोनों पदार्थ आपस में घर्षित करेंगे तो उसमें से ऑटोमेटिक है एक धन हो जाएगा और एक ऋण हो जाएगा। अर्थात एक ने इलेक्ट्रॉन को त्याग किया होगा और एक को इलेक्ट्रॉन ने ग्रहण किया होगा। जिसने त्याग किया वो धन आवेशित और जिसने ग्रहण किया उसे ऋण आवेशित। तो चलिए इसे हम शब्दों में अभी लिख लेते हैं। फिलहाल आप समझ गए होंगे कि किसी भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का त्याग एवं ग्रहण करना ही आवेश कहलाता है। अब यहाँ पर हम आवेशित पदार्थ को दो भाग में बांट रहे हैं। एक हुआ धन आवेश और एक हुआ ऋण आवेश। धन आवेश में और ऋण आवेश में
धन आवेश में इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? तो आंसर है इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। ऋण आवेश में क्या होगा? तो आंसर है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा। दूसरा क्या बताएं कि ये धन आवेश जो होगा वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो इसका मतलब इसके द्रव्यमान में कमी आएगी। ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इसलिए इसके द्रव्यमान में वृद्धि होगी। ठीक है। इसके अलावा आवेश के बारे में आपसे और पूछेगा कि आवेश क्या है? तो आंसर है इलेक्ट्रॉनों का जो समूह है उसी को हम आवेश कहते हैं। ऐसा भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों के समूह को आवेश कहा जाता है। आवेश को क्या किया जा सकता है? तो आंसर है आवेश को स्थानांतरण किया जा सकता है एक से दूसरे में। आवेश का स्थानांतरण किया जा सकता है। और इसके बारे में अगर पूछा जाए कि जब कोई पदार्थ एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वो पदार्थ धन आवेशित कितना हो जाता है? तो ऐसे है जब कोई पदार्थ एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो एक इलेक्ट्रॉन का जब वो त्याग करेगा तो वो पॉजिटिव उसके पास चार्ज आ जाएंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का चार्ज। आवेश का ऐसा मात्रा कूलाम होता है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एकदम बिल्कुल इसको याद रखिए। याद करने की बजाय दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसको याद रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन का अगर त्याग करता है तो वो कितना चार्ज होगा, यानी कितना वो पदार्थ आवेशित होगा, तो पॉजिटिव होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। उसी तरीके से यदि कोई पदार्थ एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो वो -1 इलेक्ट्रॉन में लिखाएगा, माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है। इसमें ये भी पूछ देता है कभी कभी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बारे में ज़्यादा चर्चा है इसीलिए इलेक्ट्रॉन के बारे में बच्चे लोग ज़्यादा ध्यान दिए हुए रहते हैं। इसमें ये भी पूछ देगा कि एक प्रोटॉन के पास कितना चार्ज होता है? तो आंसर है सेम चार्ज होता है उसके पास, लेकिन उसके पास पॉजिटिव होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये चार्ज इसके पास भी होता है एक प्रोटॉन के पास। प्रोटॉन जिसे हम लिख देंगे अभी। और आप लोग यहाँ देख लिए, तो सबसे पहले फिर से यहाँ से देखिए, आवेश हम लोग किसे कहेंगे? तो किसी भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का त्याग एवं ग्रहण कराना ही आवेश कहलाता है। त्याग एवं ग्रहण कराना ही आवेश कहलाता है। और किसका त्याग किसका ग्रहण? तो आंसर है इलेक्ट्रॉन का त्याग और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। आवेश जो होता है वो दो तरीके से हम इसे बांट दिए हैं पदार्थ के तौर पे, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। धन आवेश कैसे होंगे? तो जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा वो धन आवेश हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वो ऋण आवेश हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का त्याग करने से द्रव्यमान में कमी आ जाएगी। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि यदि कोई पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई है तो वो बताइए कैसा आवेशित है? तो आंसर है वो धन आवेशित है। यदि पूछेगा कि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का अधिक क्या हो गया है तो उसमें बताइए कि द्रव्यमान क्या होगा? तो आंसर उसमें द्रव्यमान में वृद्धि होगी। अगर उसमें से पूछेगा कि यदि किसी पदार्थ में द्रव्यमान की कमी आई है तो वो आवेश कैसा होगा? तो आंसर वो आवेश धन आवेश होगा। यदि किसी पदार्थ में द्रव्यमान में यदि किसी पदार्थ में द्रव्यमान की वृद्धि हो गई है तो मतलब वो कैसा आवेशित हो गया? ऋण आवेशित हो गया। और अगर वो उदासीन है तो उसके द्रव्यमान में कोई कमी और कोई वृद्धि नहीं आएगी, मतलब सेम रहेगा, और उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वैल्यू भी सेम रहेगी। तो हम इसे पॉजिटिव चार्ज करते हैं, ये नेगेटिव चार्ज होता है। और याद रखिए जिसके धन आवेश और ऋण आवेश न तो त्याग किया है न तो ग्रहण किया है उसे हम उदासीन कहते हैं। तो यहाँ पर हम आपको लिख देते हैं, बाकी तो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो उदासीन पदार्थ का कुल आवेश 0 के बराबर होता है। तो ऑब्जेक्टिव में इसे भी पूछता है
कि यदि किसी पदार्थ का आवेश शून्य है तो बताइए वो पदार्थ कैसा है। धन आवेश है, ऋण आवेश है, उदासीन है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है उदासीन होता है वो पदार्थ। ठीक है, अब हमें लगता है इसके बाद आपको हमने यह बताया कि एक इलेक्ट्रॉन, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है। तो ऐसा है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का, -19 कूलाम। इसी तरीके से अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है या ग्रहण किया है तो प्लस माइनस हो जाएगा। त्याग अगर किया है तो प्लस होगा और ग्रहण किया है तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको एकदम ऑब्जेक्टिव में हर हालत में मिलेगा। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो एकदम इसको याद कर लीजिए। ये इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। मतलब इसका क्या हुआ कि यदि एक कूलम का कोई बॉडी चार्ज हुई है तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, इसमें हो सकता है थोड़ा सा ऊपर से क्वेश्चन हल्का सा पूछ दे, कोई बड़ी चीज़ नहीं, उसमें पूछ सकता है कि क्वांटमीकरण क्या होता है। क्वांटमीकरण ऐसे ही आपके सिलेबस में फिलहाल तो नहीं है, लेकिन फिर भी हो सके पूछ दे, क्वांटमीकरण क्या होता है। तो क्वांटमीकरण ये होता है कि जो पदार्थ जो आवेशित हुए हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन कितने गए हैं उसकी जो कुल संख्या है, वही कुल संख्या को जो हमने बनाने निर्धारित किया है उसी को क्वांटमीकरण कहते हैं। क्वांटमीकरण का फॉर्मूला होता है Q = एक इलेक्ट्रॉन अगर जाएगा तो कितना चार्ज लेके जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन गया तो इसका मल्टीपल यानी 1.6 का मल्टीपल करते जाइए, उसको हम लोगों ने यहाँ लिखा है n हमारे लिए यहाँ क्या है, तो आंसर है n है इलेक्ट्रॉन की संख्या, n है इलेक्ट्रॉन की संख्या। और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि Q = ±n और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का ये चार्ज है आपके पास। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर n क्या है, तो आंसर है n है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो देखिए अगर एक इलेक्ट्रॉन गया तो 1.6, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 3.2 और 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 4.8 कूलम का चार्ज इस तरीके से बढ़ते चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी बॉडी को चार्ज अपने मनमर्जी तरीके से नहीं कर सकते। यदि हम आपको यह कह दें कि किसी बॉडी को आप 5 कूलम का चार्ज कर दीजिए, 5 कूलम आवेशित कर दीजिए, तो 5 कूलम हम कैसे आवेशित करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन अगर जाता है तो 1.6 कूलम बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 3.16 दूनी 32, 3 इलेक्ट्रॉन गया तो 4.8 या 48, और अगर 5 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 16 25 80, तो 4 इलेक्ट्रॉन में तो 4.8 हो रहा है लेकिन 5 कूलम तो नहीं हो रहा। इसका मतलब है किसी बॉडी को अपने मनमर्जी तरीके से आवेशित नहीं कर सकते। वो जब भी जाएगा तो 1.6 के ही युग्म में क्या होगा, वो आगे बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, अब इसमें से आपको दिमाग में बात रखना है कि अगर आपसे पूछ दे कि हमेशा कोई भी पदार्थ को आवेशित अगर होता है तो वो किसके गुणज में होगा, तो आंसर है हमेशा याद रखिए 1.6 के गुणज में ही कोई पदार्थ आवेशित हो सकती है, कोई पदार्थ आवेशित हो सकती है। यानी जब भी आवेशित कोई पदार्थ होगा तो 1.6 के गुणज में ही आवेशित होगा। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप ये समझ पा गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्वांटमीकरण की परिभाषा आप सिंपल से लिख दीजिए कि किसी भी पदार्थ के आवेशित होने में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या
आवेशित होने का मतलब सिंपल बात जान लीजिए, या तो त्याग करके आवेशित हुआ होगा या तो ग्रहण करके हुआ होगा। तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या का परिमाण क्वांटमीकरण कहलाता है, क्वांटमीकरण कहलाता है। ठीक है, आप सिंपल बात यही जानिए, किताबी कीड़ा वाला कोई परिभाषा नहीं, जो बात आपको समझ में आता है बस वही बात। सिंपल बात जानिए कि जिस किसी पदार्थ को जितने इलेक्ट्रॉन देने के बाद हमने उसे आवेशित किया है, उस इलेक्ट्रॉन की जब गणना करते हैं तो उससे वो जो चार्ज बनाता है उसका जो कैलकुलेशन करते हैं वो इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, Q = +-n × E। ये यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और n क्या है, दरअसल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कि हम कितने इलेक्ट्रॉन उससे निकाले हैं या तो कितने इलेक्ट्रॉन उसमें ग्रहण किए हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आवेश के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए हैं। ठीक है, इसमें से इंपॉर्टेंट बात आपको ये समझा दिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यही सब आपसे पूछेगा कि धन आवेश में इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण, ऋण आवेश में ग्रहण होता है। ठीक है, द्रव्यमान में कमी के बारे में चर्चा। ठीक है, उसके बाद जो है आवेश जो होता है वो स्थानांतरण किया जा सकता है। किसी भी पदार्थ को आवेशित होने के लिए दो पदार्थ का होना आवश्यक है। ठीक है, आवेशित होने का तरीका, सबसे आसान तरीका कौन सा है, तो किसी भी पदार्थ को आवेशित करने का सबसे आसान तरीका, किसी भी पदार्थ को आवेशित करने का सबसे आसान तरीका घर्षण है। ठीक है, क्या है, घर्षण सबसे आसान तरीका। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा बचपन में हम लोग भी पेन को ऐसे रगड़ करके पन्ने, छोटे छोटे पन्ने के जो टुकड़े होते हैं उसे ऐसे करते हैं, वो अपनी ओर खींच लेता है। ठीक है, तो वो आवेशित हो जाने के कारण से होता है। ठीक है, अब ये समझ में अगर आप लोग को आ गया है, ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम विद्युत धारा का टॉपिक आपको क्लियर कराते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग सेकंड टॉपिक देखते हैं। सेकंड टॉपिक में हमारा विद्युत धारा। अब विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत धारा जो है किसी चालक में आवेश जब प्रवाह करती है, जैसे सिंपल बात समझिए कि अगर हमको मोटर से कहीं पानी लेके जाना है तो पाइप से पानी लेके जाएंगे, तो पाइप जो है आप समझ लीजिए वो एक कंडक्टर है, और उसके अंदर से जो पानी जा रहा है वो समझ लीजिए आवेश है। तो वो आवेश का जो प्रवाह है, जिसने सहायता किसने किया, कंडक्टर ने। तो क्या बिना कंडक्टर के आवेश चल सकता था सही तरीके से? आंसर है नहीं। तो जब कंडक्टर ने क्या किया कि आवेश को बहुत सुगमता पूर्वक ले जाने में आसानियों से किया, और यही जो आवेश का जो प्रवाह होता है, ये जो प्रवाहित करते हैं आवेश किसी कंडक्टर से, यही वाली चीज़ को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा। तो आप लोगों ने इसका परिभाषा सबसे पहले देख लीजिए, डेफिनेशन। किसी चालक में आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। जो मेन बात है अभी हम आपको वो बता रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले परिभाषा आपको समझ में आ गया, आपकी किताब में यहाँ से यहाँ तक की परिभाषा है, आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि विद्युत धारा जो हमारे पास है, तो विद्युत धारा के लिए हम लोग परिभाषा इसका बना लिए। अब विद्युत धारा के लिए सिस्टम क्या है, सबसे पहले विद्युत धारा को हम मेजर कैसे करेंगे, यानी किसी भी कंडक्टर में करंट कितनी चल रही है वो कैसे हम पता करेंगे, उसका फार्मूला कैसे बनाएंगे, वो सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात, करंट किस फॉर्म में चलती है, करंट जब चलती है तो उसे क्या क्या चाहिए, कब कैसी सिचुएशन होगी कि करंट नहीं चलेगी। तो सिंपल बात जानिए कि उसके लिए हमको एक परिपथ चाहिए। परिपथ का मतलब है कि जो करंट सोर्स से जहाँ से निकले फिर लौट के उसे वहाँ पर आना है। तो करंट को चलने के लिए क्या चाहिए, एक पाथ चाहिए पूरा ऐसा। आप लोगों ने मिल में देखा होगा, मिल में एक जगह इंजन लगा रहता है,
डायनमो लगा रहता है और वहाँ पर पट्टी बंधी हुई होती है और यहाँ हमारी चक्की होती है। ये इसको ये पट्टा क्या करते रहता है, चलाते रहता है। यदि पट्टा कहीं से भी टूट गया तो सिस्टम पूरा बंद हो जाएगा। करंट भी ऐसे ही काम करती है। ये हमारा सोर्स है जहाँ करंट बन रहा है और ये हमारा घर है जहाँ पर हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बीच में इसे लाने वाला कौन, तो आंसर इसे लाने वाला कंडक्टर। जो करंट लेकर के जाएगा वो आएगा भी। अगर कहीं से भी पार्ट टूट गया तो वो करंट काम नहीं करेगी। यानी करंट को चलने के लिए पूरा का पूरा पाथ चाहिए। ये बात समझ में आ गया। यानी बिना पूर्ण परिपथ के करंट कभी फ्लो नहीं कर सकती, प्रवाहित नहीं कर सकती है। ठीक है। अब दूसरी बात कि इसको हम मेजर कैसे करेंगे। तो अभी जैसे हम बताएं कि मान लीजिए कंडक्टर से करंट चल रही थी, ऐसे ही आपको अभी समझा दे रहे हैं, और ये करंट यहाँ से जा रही। हमने क्या किया कि यहाँ पर एक मेजर करने के लिए सपोज मान लीजिए कि इंसान को बैठा दिया, चौकीदार को। इस चौकीदार को हमने कहा कि देखो जो सोर्स से जितने चार्ज आएंगे उसको तुमको 1 सेकेंड में काउंटिंग करना। इसने हमें क्या बताया, यहाँ पर 1 सेकेंड और यहाँ पर मान के चलिए हमारा सोर्स है, ये चलना चाहता है। यहाँ से 1 सेकेंड में मान के चलिए 5 कूलम का चार्ज आया। 5 कूलम के चार्ज आने के बाद जो है ये मशीन चल रही थी, यानी मान के चलिए फैन चल रहा था या बल्ब चल रहा था, तो बहुत धीमा चल रहा था। अब इसके अलावा इसने क्या कहा कि देखा कि 1 सेकेंड में कितने कूलम के चार्ज आए, 5 कूलम का। अब क्या कर रहा है कि नहीं 5 कूलम के चार्ज से मेरा काम नहीं हो रहा है, एक काम करो, सोर्स को कहा कि तुम अपना पावर क्या करो, बढ़ा लो। तो 1 सेकेंड में अगला बार जो है ये सोर्स जो है 1 सेकेंड में अब 10-10 कूलम का चार्ज ही भेजना शुरू किया। तो तीव्रता क्या होने लगी, बढ़ने लगी। यानी इस तरीके से अगर 1 सेकेंड में यहाँ से अगर 100 कूलम के चार्ज आ गया तो बताइए पावर किसका सबसे ज़्यादा होगा, काम कौन सबसे ज़्यादा करेगा, 100 कूलम का चार्ज। इसका मतलब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, हर सेकेंड अगर चार्ज की वैल्यू अगर बढ़ जाए, यानी पर सेकेंड में अगर 100 कूलम का चार्ज के बजाय 1000 कूलम आना शुरू हो जाएगा तो इसकी तीव्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हम विद्युत धारा का क्या मेजर करते हैं, तो ऐसा उसकी इंटेंसिटी मेजर करते हैं, उसकी प्रबलता मेजर करते हैं, उसकी ताकत मेजर करते हैं कि वो कैसा काम कर सकता है। तो इसे हम निकालेंगे कैसे, तो इसका एकदम सिंपल रूल है, बहुत आसान तरीका है। इसको हम लोग जैसे हम लोग 5 क्लास में कई नियम से बनाते थे, जस्ट वैसे ही बनाना है। ठीक है। तो इसका हम लोग परिमाण अब निकालने जा रहे हैं, इसको मेजर कैसे करेंगे। देखिए तो सिंपल रूल है, मान लीजिए कि इसको माने कि चूंकि t सेकेंड में q कूलाम का आवेश प्रवाहित हो रहा, प्रवाहित है, तो बताइए 1 सेकेंड में कितना चार्ज होगा, कितना चार्ज प्रवाहित हो रहा होगा। तो आंसर है Q/T। ये वही वाली रूल है जैसे 10 कलम का दाम 50 रुपया है तो 1 कलम का दाम कितना होगा, तो डिवीजन कर देते थे हम लोग। यही जो Q/T है इसी का हम लोग नाम रखे हैं क्या, तो आंसर इसका नाम है विद्युत धारा की तीव्रता। तीव्रता इंग्लिश में अगर बोले तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इसलिए इसी का सिंबल हम लोगों ने यहाँ से लिया है I, और यही फॉर्मूला बन जाता है I बराबर Q/T। देखा, ये है फिजिक्स पढ़ने का असली मजा। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा की तीव्रता हम मेजर करते हैं, यानी प्रति एकांक आवेश, यानी प्रति एकांक समय में जितनी आवेश प्रवाहित हो रही है कंडक्टर में वो उसकी तीव्रता कहलाती है। तो आंसर में एक क्वेश्चन में ये पूछता है कि विद्युत धारा की तीव्रता किसे कहते हैं, तो ये हमारा फार्मूला बन गया I = Q/T। अब इससे आप और भी फार्मूला बना सकते हैं, चार्ज आपको पता है तो आप इसको बना सकते हैं I × T। ये भी फार्मूला आप निकाल सकते हैं कि अगर करंट का वैल्यू दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ, आवेश कितना उसको निकाल लीजिए। और भी आप इसमें कर सकते हैं, अगर टाइम निकालना है तो आपका फार्मूला में आ जाएगा Q/I। ये एकदम आपका बेसिक तो है और इसमें कोई दिक्कत नहीं, इतना ये सब चीज़ से ज़्यादा आपसे पूछने वाला नहीं है। विद्युत धारा की परिभाषा पूछेगा, विद्युत धारा का परिमाण या विद्युत धारा का संबंध पूछेगा, आवेश और धारा के बीच संबंध बताइए। तो यही आवेश और धारा के बीच का संबंध है, आवेश तथा धारा के बीच
संबंध। यही सब सेंटेंस जो है ना बच्चे लोग को ज़्यादा परेशान करता है कि धारा और आवेश के बीच के संबंध का क्या मतलब है। संबंध का मतलब है फॉर्मूला, रिलेशन एक दूसरे के बीच में बता देना। उसके बाद यहाँ पर आपको हम समझा देते हैं इसका एसआई मात्रक क्या होता है। एसआई मात्रक, एसआई मात्रक। तो देखिए आप लोग इस बात को सब जानते हैं कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर होता है, सब पता है आप लोग को, लेकिन हम वो ज़्यादा दिन नहीं बताना चाहते। सिंपल बात समझिए कि एम्पियर बना कैसे। तो सबसे पहले देखिए आवेश का एसआई मात्रक जो होता है, यानी धारा का, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। आवेश का क्या होता है, कूलाम। टाइम का क्या होता है, सेकेंड, सेकेंड। तो कूलाम प्रति सेकेंड को ही हमने नाम दिया है एम्पियर, एम्पियर। कूलाम प्रति सेकेंड का ही नाम हम लोगों ने दिया है एम्पियर। अर्थात क्या हुआ, अर्थात ये हुआ कूलाम पर सेकेंड को ऐसे भी लिखा जा सकता है, कूलम पर सेकेंड इक्वल टू एम्पियर। मतलब एक कूलम पर सेकेंड को हम एक एम्पियर भी कह सकते हैं। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में दिया रहेगा कि एक कूलम पर सेकेंड को हम क्या कहेंगे, 1 वोल्ट, 1 एम्पियर, 1 ओम, क्या। तो आंसर है उसका 1 एम्पियर कहा जाएगा। ठीक है, इतना सारा बात आपको समझ में आ गया होगा। फिर से देखिए विद्युत धारा की परिभाषा हो गया, परिमाण हम लोग निकाल लिए कि करंट की वैल्यूएशन कैसे निकालेंगे। तो आपको पता चल गया I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इस फार्मूला को और भी थोड़ा अभी देख सकते हैं। अभी क्यू का फार्मूला आप लोगों ने लिखा था, एक फार्मूला और भी इसको बना सकते हैं कि यदि हमको चार्ज की वैल्यू ना दे करके इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दिया हुआ रहे तो वैसी सिचुएशन में हम फार्मूला को बना सकते हैं। अभी अभी इसके पहले आपको बताया था Q बराबर N इंटू ई होता है। तो Q को हमने चेंज किया प्लस NE बाई टी। तो ये फार्मूला का इस्तेमाल आप कब कीजिएगा, जब आपको आपके न्यूमेरिकल में करंट निकालने के लिए दे, टाइम निकालने के लिए दे और चार्ज की वैल्यू नहीं दे, चार्ज की वैल्यू नहीं दे और उसके जगह पर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दे दे कि 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है या त्याग किया है, तो बताइए उस पर धारा कैसे जाएगी। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन का अगर मेजर दिया हुआ रहेगा और टाइम दिया हुआ रहेगा तो इस फार्मूला से निकालेंगे, और डायरेक्टली अगर चार्ज रहेगा तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें से एक क्वेश्चन आपसे ये पूछता है, इसमें से ये पूछता है कि 1 एम्पियर की अर्थ क्या है। ये आपको 2 नंबर में पूछेगा। 1 एम्पियर का अर्थ क्या है, 1 एम्पियर का अर्थ क्या है। थोड़ा सा इंक खत्म हो गया, आप लोग तब तक इसको नोट कीजिए। हाँ चलिए देखिए 1 एम्पियर का अर्थ क्या है। तो सिंपल देखिए, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, सिंपल बात समझिए कि 1 सेकेंड में, यानी 1 सेकेंड में यदि किसी परिपथ में 1 कूलम की धारा प्रवाहित हो रही है, 1 सेकेंड में यदि किसी परिपथ में 1 कूलम की धारा प्रवाहित हो रही है तो उस परिपथ की धारा 1 एम्पियर मानी जाएगी। सिंपल बात समझिए। मतलब क्या होगा कि देखिए यहाँ 1 कूलम पर सेकेंड का मतलब क्या होता है, 1 कूलम का चार्ज यदि 1 सेकेंड में प्रवाहित हो रहा है तो उस परिपथ की धारा हम लोग क्या मानेंगे, कितना एम्पियर, 1 एम्पियर। यानी कहने का मतलब है कि 1 एम्पियर की धारा हम किसे कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, यदि किसी परिपथ में 1 सेकेंड में परिपथ में 1 सेकेंड में 1 कूलम का आवेश प्रवाहित हो रही हो तो उस परिपथ की धारा
उस परिपथ की धारा 1 एम्पीयर कहलाएगी। 1 एम्पीयर कहलाएगी। 1 एम्पीयर का अर्थ मीनिंग क्या होगा कि किसी भी परिपथ में, कोई भी ऐसा परिपथ हो जिसमें 1 सेकेंड में 1 कूलम का चार्ज अगर प्रवाह हो रहा, तब हम क्या कहेंगे? तब हम कहेंगे कि उस परिपथ की धारा कितनी है? 1 एम्पीयर है। ठीक है। अब अभी जो आपका जो टॉपिक चल रहा है, ये जो विद्युत धारा है, इसमें इतना सा ज़्यादा आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। सिंपल आपको यही बात सब पूछेगा कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा तथा आवेश के बीच संबंध क्या है। तो I = Q/T लिखे, ये भी संबंध है। Q = I/2, ये भी संबंध है। T = Q/I, ये सभी संबंधित है एक दूसरे से। हाँ, ये संबंध किसके बीच है? धारा और इलेक्ट्रॉन के बीच। याद रखिएगा, धारा और इलेक्ट्रॉन के बीच। ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेगा क्या विद्युत धारा का SI मात्रक बताइए। तो एम्पियर आप लोग सबको जानते हैं, लेकिन आप इसको इंपॉर्टेंट रखिएगा, आप इसको याद करके रखिएगा जरूर से। कूलाम पर सेकंड, ये सबको याद रखते हैं कि एम्पियर तो तुरंत अगर कोई पूछता है विद्युत धारा का SI मात्रक क्या, फटाक से बोलता है एम्पियर। लेकिन अगर पूछता है कि एम्पियर हम किसको कहेंगे, तो कूलम पर सेकेंड को ही हम क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। कूलम पर सेकेंड ही इसका ओरिजिनल मात्रक है। ये एम्पियर साहब के नाम, वो खुद साइंटिस्ट है, इसलिए उन्हीं के नाम पर ये रख दिया गया है। तो कूलम पर सेकेंड को ही हम लोगों ने एम्पियर कहना शुरू किया। उसके बाद 1 कूलम पर सेकेंड कितना के बराबर होगा? 1 एम्पियर के बराबर। या 1 एम्पियर कितना के बराबर होगा? 1 कूलम पर सेकेंड के बराबर होगा। ठीक है। अब उसके बाद पूछेगा 1 एम्पियर का अर्थ क्या है। तो सिंपल बात समझ गए कि 1 सेकेंड में, यदि किसी परिपथ के 1 सेकेंड में 1 कूलम की धारा, 1 कूलम का आवेश अगर प्रवाहित हो रहा हो, तो उस परिपथ की धारा 1 एम्पीयर मानी जाएगी। ठीक है। अब इतना से ज़्यादा आपसे ज़्यादा क्वेश्चन कुछ ज़्यादा पूछेगा नहीं करंट में से। बेसिक आपके 10th क्लास के लिए इससे ये बहुत है, और इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछने वाला। न्यूमेरिकल के लिए हम जब ये लेसन समाप्त करेंगे, इसके सारे टॉपिक बता देंगे, तो आपके लिए न्यूमेरिकल, जितने भी न्यूमेरिकल आपके पास NCERT से है, भारतीय भवन से है, और भी किसी जो है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, उसे एक दिन आकर के हम लाइव क्लास में उसको बताएंगे। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको हमारा चैनल लग रहा होगा कि हम आपको बताने में बहुत अच्छे से बताया जा रहे हैं, और ये सब जितने भी है आपको हम कह रहे हैं एकदम गारंटी के साथ आएगा। अगर यकीन नहीं है तो आप गेस्ट पेपर में जाके देखिएगा, आप बहुत सारे ऑब्जेक्टिव इस वीडियो को देखने के बाद बना सकते हैं। ठीक है। तो हमारा उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने छोटे छोटे भाई बहन जो 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, उन्हें ज़रूर सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, और उनके पास आप मैसेज करके या शेयर करके आप मेरे वीडियो को वहाँ तक भेज सकते हैं। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।